अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन। तो ये है स्कॉलरशिप गाइड का पार्ट 3 और इस पार्ट में हम बात करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की जो कि आप लोगों ने पूछे हैं और ये इंशाल्लाह आखिरी पार्ट होगा स्कॉलरशिप गाइड का। तो लेट्स गेट स्टार्ट। तो बात यह है कि हम इसमें बात करेंगे एक्सेप्टेंस एंड सिलेक्शन की कि वंस आपका जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो गया और अब नाउ यू गॉट द ईमेल फॉर द इंटरव्यू, तो व्हाट्स नेक्स्ट स्टेप। उसके बाद हम कुछ फाइनेंशियल क्वेश्चन को कवर करेंगे, फिर उसके बाद आपका इंटरव्यू हो गया और आप सेलेक्ट हो गए स्कॉलरशिप के लिए, तो फिर आपने वीज़े के लिए अप्लाई करना है, आपने बाहर आना है। तो इन सारी चीज़ों में आपने किस तरीके से क्या चीज़ कहाँ अप्लाई करनी है, कब अप्लाई करनी है, तो वी आर गोना कवर ऑल ऑफ दिस क्वेश्चंस इन दिस वीडियो। फिर आखिर में मैं थोड़ा सा जो कुछ बच्चियाँ मुझसे पूछती हैं कि ये सेफ़ होता है या नहीं, मैरिड लड़कियों के लिए क्या सीन है, ये सारा कुछ भी हम इसी वीडियो में कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं एक्सेप्टेंस एंड सिलेक्शन के क्वेश्चन से कि जब आपने एक दफ़ा प्रोफेसर को ढूंढ लिया और जो है आप को इंटरव्यू की कॉल आ गई है, तो आप क्या करना है। तो पहली बात ये कि सिलेक्शन कमेटी किस चीज़ को देखती है। सिलेक्शन कमेटी ये देखती है कि आपका रिसर्च इंटरेस्ट कितना ज़्यादा मैच कर रहा है उनके काम के साथ। फॉर एग्जांपल प्रोफेसर भी आपके काम से रिलेटेड है तो ऑब्वियसली वो फिर सारे टेक्निक्स को देखेगा, उसके हिसाब से आपकी स्कोरिंग करेंगे। आपकी स्कोरिंग के बाद फिर आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स को देखेंगे कि आपने किस तरीके से अप्लाई किया है और आप अपने आप को कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं इंटरव्यू में, अपने रिसर्च को कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। सिर्फ ग्रेड्स मैटर करते हैं तो सिर्फ ग्रेड्स मैटर नहीं करते। आपका जो रिसर्च इंटरेस्ट है, आपके जो आपकी रिसर्च का हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है जो आपने लैब में लिया है, या फॉर एग्जांपल अगर आप कंप्यूटेशनल से हो तो आपको कितनी कमांड है अपने टॉपिक पर, ये सारी चीज़ें ज़्यादा मैटर करती हैं। क्योंकि अगर आपके फॉर एग्जांपल 75% मार्क्स भी हैं, 70% मार्क्स भी हैं, देन स्टिल यू आर गोना गेट दैट स्कॉलरशिप जस्ट बिकॉज ऑफ योर रिसर्च इंटरेस्ट एंड पैशन। रिजेक्शन क्यों आती है? रिजेक्शन को कभी भी पर्सनल नहीं लेना चाहिए, क्योंकि रिजेक्शन इसलिए नहीं आती कि यू आर नॉट गुड एनफ। रिजेक्शन इसलिए आती है कि कंपटीशन बहुत हाई था, वहाँ पे आपसे ज़्यादा कोई एलिजिबल कैंडिडेट था जिसके पास रिसर्च एक्सपीरियंस ज़्यादा था, जिसके पास बहुत सारी चीज़ें ज़्यादा हो सकती हैं। तो इस चीज़ में ये भी होता है कि बिकॉज वी ऑल आर फ्रॉम द स्ट्रगलिंग बैकग्राउंड, वी नो द सिचुएशन ऑफ एकेडेमिया इन आवर ओन कंट्री, तो वी कांट ब्लेम ऑन आवर सेल्फ कि इस रिजेक्शन की वजह मैं हूँ, क्योंकि बहुत सारी रीजंस हो सकती हैं। आपसे बहुत ज़्यादा अच्छे स्टूडेंट्स हो सकते हैं जिनका रिसर्च एक्सपीरियंस छोटी उम्र में बहुत ज़्यादा हो, जो कि बहुत ज़्यादा कॉन्फ्रेंसेस में गई हो, नेटवर्किंग हो, पब्लिकेशंस हो, बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। तो रिजेक्शन की वजह कभी भी आप नहीं होते, ये सर्कमस्टांसेस होते हैं। और जब भी कभी रिजेक्शन आती है तो शुक्र किया करें अल्लाह का, क्योंकि हर काम में बेहतरी होती है। वो चीज़ आपके लिए अच्छी नहीं थी इसीलिए रिजेक्शन हुई। कितनी एप्लीकेशन भेजनी चाहिए, जितनी हो सकती है उतनी एप्लीकेशन भेजें। वी नेवर नो फ्रॉम वेयर वी आर गोना गेट दैट कंग्रेचुलेशंस ईमेल। तो जहाँ भी आप हो सकता है आप अप्लाई करें और जितनी एप्लीकेशन हो सकती हैं आप भेजें। सिर्फ आपने ये फोकस करना है कि जो भी एप्लीकेशन आप भेज रहे हो वो आपके रिसर्च इंटरेस्ट के साथ मैच करती हैं। यू डोंट नीड टू मेक अप दैट एप्लीकेशन, बिकॉज इफ़ यू हैव टू मेक अप द एप्लीकेशन देन यू हैव टू प्रिटेंड अ लॉट। तो अगर आपका अपना पैशन है किसी चीज़ में, देन यू डोंट हैव टू प्रिटेंड एनीथिंग अबाउट इट। तो दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट अबाउट द एप्लीकेशन इन विच यू आर अप्लाइंग फॉर, कि आपको अपने रिसर्च इंटरेस्ट के मुताबिक ही अप्लाई करना है। इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन आते हैं? इंटरव्यू में सबसे पहले क्वेश्चन ये आते हैं कि आपका रिसर्च एक्सपर्टीज़ क्या है, आपने कौन कौन से टेक्निक्स को यूज़ किया हुआ है और आप उनके लिए कैसे बेनिफिशियल हो सकते हो। तो वो क्वेश्चंस आपके सीवी में से ढूंढ सकते हैं। और अगर आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो तो प्रेजेंटेशन में जो आपने मेथोडोलॉजी यूज़ की है, जो आपने अपना एमफिल का रिसर्च को प्रेजेंट किया है, उसके बारे में भी वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो इट डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन कि वो क्या क्वेश्चन पूछेगा। पीएचडी इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसे करें? अपने एमफिल के रिसर्च को पक्का कर लें। अपने जो आपने सीवी में टेक्निक्स डाली हैं उनको देखें और उनको सही तरीके से अच्छे से देखें, गो थ्रू करें, सारा कुछ यही क्वेश्चंस पूछते हैं। रिसर्च प्रेजेंटेशन देनी पड़ती है? जी बिल्कुल देनी पड़ती है, क्योंकि उससे वो आपका देखते हैं कि आप में कितना कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, आप कितना काम कर सकते हो। क्योंकि सिर्फ लैब में काम करना मैटर नहीं करता, आप कम्युनिकेट कैसे करते हो ये भी बहुत मैटर करता है। कॉन्फिडेंस बिल्ड कैसे करें इंटरव्यू में? टू बी ऑनेस्ट मुझे भी नहीं पता, क्योंकि कभी कभी मुझे भी नहीं समझ आती कि कैसे आप कॉन्फिडेंटली बात कर सकते हैं। तो एक तरीका मे भी काम कर जाए कि आप शीशे के आगे खड़े हो गए
जो है वो करें, प्रैक्टिस करें, तो मे बी इट विल हेल्प। बट टू बी ऑनेस्ट मुझे खुद भी नहीं पता कि मैं अभी भी स्ट्रगल करती हूँ इन चीज़ों से। अच्छा जी, अब आपने प्रोफेसर सेलेक्ट किया, आपको इंटरव्यू की ईमेल आ गई, आपका इंटरव्यू अच्छा हुआ, एंड नाउ यू आर मूविंग अब्रॉड बिकॉज ऑफ योर स्कॉलरशिप। व्हाट्स नेक्स्ट स्टेप? कमिंग टू द वीज़ा पॉइंट। वीज़ा प्रोसेस डिफ़िकल्ट होता है इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर द PhD। तो ये डिफ़िकल्ट बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आप जो है एक बड़े ही प्रेस्टीजियस लेवल पर अब आ गए हो, और आपके जो है वो एक डॉक्यूमेंट भी आएगा जिसमें लिखा होता है वीज़ा एक्सेम्पशन फ़ी। वो भी आप अप्लाई करते हो साथ में, और विद इन 20 डेज़ आपका जो है वो वीज़ा आ जाता है और आपको वीज़े की फ़ीस भी नहीं देनी पड़ती। तो इसका मतलब ये कि जो लोग स्ट्रगलिंग बैकग्राउंड से हैं या जिनके पास इतने मीन्स नहीं होते कि वो उस चीज़ को कवर अप कर सकें, तो उनके लिए खुशखबरी है कि आपको जो वीज़ा फ़ीस होती है, जो कि नॉर्मली 200 यूरोज़ होती है, वो भी नहीं देनी पड़ेगी। वीज़ा इंटरव्यू कैसा होता है? वीज़ा इंटरव्यू नहीं होता हम लोगों का जो हम PhD के लिए अप्लाई करें। फॉर मास्टर्स आई हैव नो आइडिया, क्योंकि मैंने मास्टर्स पाकिस्तान से किया था। अकोमोडेशन कैसे ढूंढें? तो जब आपका स्कॉलरशिप हो गया है और आप यूरोप आ रहे हो, तो 2 तरीके हो सकते हैं। अगर आपके पास फाइनेंशियल मीन्स हैं तो आप Airbnb कर लो और फिर यहाँ पर आके पर्सनली अकोमोडेशन ढूंढो, और अगर नहीं है तो फिर आप अपने सुपरवाइज़र से पूछो। अगर उनके पास कोई गेस्ट हाउस है या फिर कोई इस तरह की वो जगह ढूंढते हैं जो कि नॉर्मली यूनिवर्सिटीज़ में गेस्ट हाउस होते हैं, तो आप वहाँ पे अकोमोडेट हो जाओ थोड़े टाइम के लिए, एंड देन वंस यू आर हेयर देन यू स्टार्ट लुकिंग फॉर समथिंग। एक बात होती है कि जितना बिजीएस्ट रीजन होगा उतना ही अकोमोडेशन ढूंढना मुश्किल है, और जितना ही आपके पास वो फॉर एग्जांपल आपकी यूनिवर्सिटी जो है वो रूरल एरिया में है, तो इतना लेस बिजी रीजन है, तो वहाँ पे आपको अकोमोडेशन ईजीली मिल जाएगी, बट अ बिट ऑफ quite a bit expensive। यूरोप में रूम मिलना मुश्किल होता है, अगेन डिपेंड करता है रीजन पे, लेकिन अच्छे पैसों में अच्छी जगह मिल जाती है। बट स्कैमर से आप बच के रहिएगा अपने स्कॉलरशिप के बाद। हेल्थ इंश्योरेंस क्या होती है, रेजिडेंस परमिट क्या होता है, इसको मैंने आई थिंक पहले भी वीडियो में कवर किया था, मैं दोबारा थोड़ा सा बता देती हूँ कि अगर आपकी हेल्थ इंश्योरेंस नहीं होगी तो आपका वीज़ा रीन्यू नहीं होता। तो वीज़ा का मतलब होता है रेजिडेंस परमिट यहाँ पे, कि जिसकी वजह से आपको रहने की इजाज़त दी जाती है। इट्स काइंड ऑफ आइडेंटिटी कार्ड फॉर यू इन दैट पर्टिकुलर कंट्री, और उसके मुताबिक उसको लेके आप किसी भी शेंजन कंट्री में घूमने के लिए भी जा सकते हो। अच्छा जी, फिर उसके बाद कुछ फाइनेंशियल क्वेश्चन। फुली फंडेड का मतलब क्या होता है? अगर आपके पास स्कॉलरशिप फुली फंडेड है तो इसका मतलब ये है कि आपके अकोमोडेशन, आपका खाना पीना, आपका ट्रैवलिंग, सब कुछ स्कॉलरशिप में कवर होगा, अलॉन्ग विद ट्यूशन फीस एंड अदर एक्सपेंसेस ऑफ द यूनिवर्सिटी एंड लैब बेंच फी। स्कॉलरशिप अमाउंट कितनी होती है? कंट्री टू कंट्री वेरी करता है, लेकिन फिर वही वाली बात है कि सेविंग का जो रेशियो होता है वो हर मुल्क में एक जैसा ही होता है, क्योंकि महंगाई का फ़र्क आ जाता है। बेल्जियम और जर्मनी में PhD एम्प्लॉय होता है। जी बिल्कुल, बेल्जियम और जर्मनी में PhD एम्प्लॉय होता है। आप एज एन यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय कंसिडर किए जाते हो। वीज़ा फंड शो करने होते हैं। गुड क्वेश्चन। वीज़ा फंड शो नहीं करने होते, ब्लॉक अमाउंट शो नहीं करनी होती, क्योंकि वो आपके लिए तब ज़रूरी होता है ना कि आप गवर्नमेंट को बताओ कि मैं इस मुल्क में आ रहा हूँ और मेरे पास इनफ मीन्स हैं कि मैं अपना खर्चा खुद उठा सकता हूँ। बट इफ़ यू आर ऑन स्कॉलरशिप, तो यूनिवर्सिटी कह रही है कि इसको हम बुला रहे हैं और इसका खर्चा हम उठाएंगे, तो इसीलिए आपको वीज़ा फ़ीस भी नहीं देनी पड़ती है, आपकी वीज़ा फ़ी एग्जेम्प्ट होती है, तो इसलिए आपको कोई ब्लॉक अमाउंट भी नहीं शो करनी पड़ती। जब मैं इधर आई थी तो मुझसे बहुत सारे लोगों ने पूछा कि तुमने ब्लॉक अमाउंट शो की है? वो नहीं, मैंने कोई ब्लॉक अमाउंट शो नहीं की, मेरे पास थी भी नहीं टू बी ऑनेस्ट। और अगर कोई मुझे ऐसे यूनिवर्सिटी कहती कि मैं ब्लॉक अमाउंट शो करूँ, तो मैं कभी भी इधर नहीं आ सकती थी, क्योंकि ब्लॉक अमाउंट बहुत ज़्यादा होती है जो कि आपको दिखानी पड़ती है। तो इसलिए जो है इस चीज़ को बिल्कुल भी अपने ज़हन में न लें, बस अल्लाह का नाम लेके अप्लाई करते रहें, तो इंशाल्लाह जो है वो हो जाता है। अच्छा जी, अब कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं स्पेसिफिकली पाकिस्तानी लड़कियों से रिलेटेड कि गर्ल्स के लिए सेफ़ है। गर्ल्स के लिए सेफ़ होती है कौन सी कंट्री? कोई नहीं, हर कंट्री सेफ़ है। आप हिजाब करके आओ तब भी सेफ़ है, आप हिजाब ना करके आओ तब भी सेफ़ है। डिपेंड करता है कि आप खुद कैसे हो, वही सारी बात आ जाती है। मैरिड स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। जी मैरिड स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, और मैरिड स्टूडेंट्स का स्टाइपेंड भी थोड़ा ज़्यादा होता है, क्योंकि आपकी एक फैमिली होती है। तो अगर आप मैरिड होकर इधर आ रहे हैं तो फिर समझे कि आपको स्टाइपेंड भी थोड़ा ज़्यादा होगा, तो ये बड़ी अच्छी बात है। अच्छा जी, पासपोर्ट कब बनवाना चाहिए? पासपोर्ट आप तब बनवाएं जब आप एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करना शुरू करें। मतलब ये कि फॉर एग्जांपल आप आज से शुरू करें तो आप अभी से अप्लाई पासपोर्ट भी बनवा लें, क्योंकि कुछ एप्लीकेशंस में पासपोर्ट लगाना ज़रूरी होता है।
तो फिर बहुत सारी एप्लीकेशन इसलिए भी रह जाती है कि हमारे पास पासपोर्ट नहीं है, तो इसलिए ये वाला काम जल्द से जल्द कर लेना चाहिए। ट्रांसक्रिप्ट इक्विवेलेंस क्या होती है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। असल में ऐसा होता है कि आप पहले HEC से अटेस्ट करवाओगे, अपनी बोर्ड से अटेस्ट करवाओगे, देन यू विल गो टू मूव फॉर अटेस्टेशन। अगर फिर आपके पास जब स्कॉलरशिप हो जाएगा तो फिर आपको लीगलाइज भी करवाने पड़ते हैं डॉक्यूमेंट, जिसका मतलब ये होता है कि आपने जितनी एजुकेशन अपने मुल्क में हासिल की है वो बराबर है उस लेवल के जो कि यूरोपियन एजुकेशन सिस्टम है। इसको हम कहते हैं लीगलाइजेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। तो फिर मोफा से टेस्ट कराने के बाद आप अपने डॉक्यूमेंट्स वहाँ भेजते हो, उनकी थोड़ी सी फीस होती है और विद इन 10 to 15 डेज आपके डॉक्यूमेंट्स लीगलाइज होकर वापस आ जाते हैं। देन यू आर गोना अप्लाई फॉर द वीज़ा। ये नेक्स्ट स्टेप होता है। तो ट्रांसक्रिप्ट इक्विवेलेंस इसे कहते हैं। इसको कुछ लोग डिप्लोमा सप्लीमेंट भी कहते हैं। इसमें होता है कि वो आपके ट्रांसक्रिप्ट के पीछे ना ग्रेडिंग सिस्टम लिखा हुआ होता है, वो भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ एप्लीकेशन के लिए मांगती हैं, तो आप उसकी अलग से पिक्चर लेके PDF में अपलोड कर सकते हैं कि ये हमारा डिप्लोमा सप्लीमेंट है, कि अकॉर्डिंग टू हमारी यूनिवर्सिटी क्राइटेरिया दिस इज़ व्हाट वी मेंट विद ग्रेड B और ग्रेड A और 90% और 3.9 CGPA और 4 CGPA। अच्छा, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट कंट्रीज, हर बेस्ट कंट्री है। अगर आपका रिसर्च इंटरेस्ट मैच कर रहा है प्रोफेसर के लैब के साथ, दुनिया की कोई भी जगह आपके लिए बेस्ट होगी, क्योंकि देन यू विल हैव अ रूम, यू विल हैव अ स्पेस टू डिस्कस योर प्रोजेक्ट विद योर पेयर्स एंड कलीग्स। अच्छा जी, PhD करने के बेनिफिट्स और डिसएडवांटेजेस, एवरीथिंग हैज़ प्रोस एंड कॉन्स, तो वी कैन नॉट से एनीथिंग अबाउट इट, लेकिन यह है कि स्ट्रगल करनी पड़ती है हर चीज़ में। कॉन्फ्रेंस अटेंड करना यूज़फुल है, आई डोंट थिंक सो कि इतना मैटर करता है, मतलब पाकिस्तान में रह के, क्योंकि जब मैं पाकिस्तान में थी तो मैंने एक ही कॉन्फ्रेंस अटेंड की थी, वो भी मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी से रिलेटेड, तो इतना कोई मतलब मैटर नहीं करता, इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। ईमेलिंग स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, मैंने पहले ही बताया था। कोल्ड ईमेल ना भेजें, हॉट ईमेल भेजें। हॉट ईमेल का मतलब है सही रिसर्च करके प्रोफेसर को और अपने काम को उनके काम से रिलेट करके देन आप भेजें, तो उससे आपको ज़्यादा अच्छा आउटकम आएगा। कोल्ड ईमेल मुझे खुद भी पर्सनली नहीं अच्छी लगती। अच्छा, क्या सिर्फ अब्रॉड जाना गोल होना चाहिए? नहीं, अब्रॉड जाना गोल नहीं होना चाहिए। अनलेस यू रियली वांट टू गो अब्रॉड देन यू आर गुड टू गो। फिर वही वाली बात है, हर बंदा अच्छा बनना चाहता है, अच्छा करना चाहता है, और according to the opportunities that we have available there, yes, everyone can go abroad, everyone can do their best, whether they are living abroad or whether they are living in their own country. अच्छा, किस स्टेज पे अप्लाई स्टार्ट करनी चाहिए? मैंने स्टार्ट किया था जब मैं मास्टर थीसिस लिख रही थी, आई थिंक उससे पहले शायद। तो आप लोग के पास जब दिल किया स्टार्ट कर दो एप्लीकेशन, वी नेवर नो व्हाट्स गोना हैपन नेक्स्ट। तो रिजेक्शन के बाद मोटिवेशन कैसे मेंटेन करें? बहुत अच्छा सवाल है। गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन हर्ट्स मी अ लॉट, क्योंकि हम सब डीमोटिवेट होते हैं। हम सब का एक ऐसा फेज़ आता है कि जब हमें लगता है नथिंग इज़ वर्किंग आउट। उस पर मैं कहूँगी तवक्कल रखें अल्लाह पे, और जो कुछ कर रहा है वो अल्लाह ताला करता है, और अल्लाह ताला कभी भी आपके साथ नाइंसाफ़ी नहीं करता, वो हमेशा आपके लिए बेहतरीन ही करता है। डीमोटिवेशन जब आए तो दुआए मूसा पढ़ें कसरत से, और आयत दिनार पढ़ें। टू बी ऑनेस्ट यू विल सी अ चेंज इन योर लाइफ, क्योंकि कभी कभी हमें तवक्कुल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। इस्लामिक पर्सपेक्टिव से बात कर रही हूँ, क्योंकि मेरे ख्याल से हम लोगों के लिए डीमोटिवेशन से निकलने का सबसे वाहिद और बेस्ट जो ज़रिया है वो यही है कि अल्लाह को याद करें, और हमेशा याद रखें कि जो भी रिजेक्शन आ रही है, जो भी कुछ हो रहा है, उसमें बेहतरी है। कभी कभी हमें समझ नहीं आती चीज़ें, और हम कहते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, या हमें ही रिजेक्शन क्यों मिल रही है। लेकिन आफ्टर 5 years हमें समझ आता है कि सच में वो नहीं हुआ, बहुत अच्छा हुआ। क्योंकि जिस टाइम पे इंसान गुजर रहा होता है ना चीज़ों से, तो उस टाइम पे हमें समझ नहीं आती। सूरह कहफ का तर्जमा भी अगर आप देखें तो आपको समझ आएगी कि यार ये मतलब अल्लाह की क्या मसलियतें होती हैं। हज़रत यूसुफ की सारी ज़िंदगी को देखें तो तब भी आपको समझ आएगी कि यार मतलब वाह, आपको नहीं समझ आती कि ऊपर वाला आपके लिए कैसे रास्ते बना रहा है। कभी कभी कोई चीज़ हमें बुरी लगती है, लेकिन वो चीज़ हमारे लिए बहुत अच्छी होती है। सूरह बकरा में भी अल्लाह ताला ने ये इरशाद फरमाया कि जो है ना, हो सकता है कि कोई चीज़ तुमको नागवार गुजरे, लेकिन वही चीज़ तुम्हारे लिए अच्छी हो, और हो सकता है कि कोई चीज़ तुम्हें बहुत अच्छी लगे, लेकिन वही चीज़ तुम्हारे लिए नागवार हो।
So we never know. So never disappoint from your own self. Never get demotivated. क्योंकि हर चीज़ में अल्लाह की बेहतरी है. कभी कभी हमें देर से समझ आती है बेहतरी. तो जो है अगला क्वेश्चन, बेस्ट एप्लीकेशन टाइमलाइन क्या होती है? समर्स में इटली में स्कॉलरशिप्स ओपन होते हैं, तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हो. और जो है इसके अलावा क्रिसमस ब्रेक के बाद काफ़ी सारे ओपन होते हैं. इंडस्ट्री वर्सेस एकेडेमिया बोथ हैज़ प्रोज एंड कॉन्स. टू बी ऑनेस्ट, आप ये नहीं कह सकते कि एकेडेमिया इज़ बेस्ट या इंडस्ट्री बेस्ट. इंडस्ट्री में फ्यूचर सिक्योर होता है, एकेडेमिया में अनसर्टेनिटी होती है. ये चीज़ जहन में रख कर यूरोप आइएगा. तो जो है बाकी एकेडमिक नेटवर्किंग क्या होती है? ये कॉन्फ्रेंसेस पे जाने से होता है. आप वहाँ पे मिलते हो, प्रोफेसर से मिलते हो, उनके काम को एडमायर करते हो, वो आपके काम को एडमायर करते हैं, एंड देन यू बिल्ड रियली गुड कनेक्शंस विद देम. तो वो आगे जाके काम भी आते हैं. तो जो है मेरे ख्याल से मैंने इसमें इस वीडियो में सारे क्वेश्चंस कवर कर दिए हैं. फिर भी अगर आपके पास कोई भी सवाल हो आप मुझसे पूछिए, मैं इंशाल्लाह उसका जवाब देने की कोशिश करूँगी. और मुझे दुआ में याद रखिए प्लीज़, और अप्लाई करती रहिए, क्योंकि सिर्फ आपको एक ईमेल चाहिए जिसमें आएगा यू हैव बीन सिलेक्टेड. लेकिन उस ईमेल तक पहुंचने के लिए आपको 600, 1000, 2000 रिजेक्शन से गुजरना पड़ेगा. सो नेवर गिव अप, नेवर गिव अप. बस चलते रहिए, अप्लाई करते जाइए, कहीं ना कहीं क्लिक होगा और क्लिक होके आप इधर आ जाएंगे. सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर PhD हंटिंग. और मुझे दुआ में याद रखिएगा. इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे किसी अच्छे और नए सवाल के साथ, मे बी मोटिवेशन के लिए या कुछ और. लेकिन इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.